पता नहीं क्या एपिटोम है ना, सैतरस ने यूज किया था ना, प्यारे द एपिटोम ऑफ लव, इस तरह से कुछ। वो ब्लड डायमंड है, सच में ब्लड डायमंड है। तो शायद आपको मैंने जिक्र किया भी हो, एक लड़की जो आईएएस बनी ट्राइबल कम्युनिटी की, उससे एक बार पूछा था, ये उसने कोई मेकअप नहीं किया था, तो उससे पूछा गया कि आपने मेकअप नहीं, दूसरी लड़की ने, वो इंटरेक्ट कर रही थी बच्चियों से मध्य प्रदेश में, तो उस बच्ची ने पूछा आपने कोई मेकअप नहीं किया है, तो उसने बताया कि मेकअप का अगली फेस मुझे पता है, क्योंकि तमाम ये जो मेकअप में जो आर्सेनिक यूज होता है, वो छोटे छोटे बच्चे उंगलियों से खुरेच के लाते हैं, छोटे छोटे रैट होल्स होते हैं, रैट होल में जाते हैं वो और उंगली से खुरेच के लाते हैं, और फिर आप यहाँ लुपापोती कर रहे हो जो है, और कितने बच्चे उसकी कीमत चुका रहे हैं। तो वो भी एक डार्कर फेज। और बाल मजदूरी, कला सत्यार्थी ने 90,000 से ज्यादा बच्चों को रेस्क्यू किया है बचपन बचाओ आंदोलन में। एक बच्चा नहीं मिला बीइंग जेंडर न्यूट्रल जो सेक्सुअली अब्यूज ना हुआ हो। ये सब चैलेंजेस हैं। बाल मजदूर, तो आप देखिए दो पैराडॉक्स दिख रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए अब इनके लिए क्या किया जा रहा है, क्या चीजें होनी चाहिए, क्या हुआ है, क्या और होना चाहिए, ये सब आपसे अपेक्षित है कि आप जानें, और इसमें सवाल पूछते भी हैं कि हाँ क्या मुद्दे हैं बाल मजदूरी से जुड़े। इसके अलावा अगला जो है जिस पे हम बात करेंगे वो है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स इत्यादि। हालांकि ये बात पहले पेपर में ही हो जाएगी जब हम भारतीय समाज की विशेषताओं की बात करेंगे। तो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु क्या किया जा रहा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या प्रयास हो रहे हैं। यहां पर एक है कि सोसाइटी सिलेबस में सोशल एम्पावरमेंट उसी में डेवलपमेंट का हिस्सा है, उसी में हम बात करेंगे कि सामाजिक सशक्तिकरण क्या होता है। तो सुबह के वर्गों में ये लोग हैं। इसके अलावा एक सेक्शन मुझे आज तक था जो अभी भी यूपीएससी ने उसमें सवाल नहीं पूछा, क्योंकि 2019 से कानून बना हुआ है, वो है ट्रांसजेंडर्स को लेकर अभी भी थोड़ा सा, अभी तक तो नहीं सवाल दिखा मेंस में, हो सकता है आप किसी साल पूछ भी लें, बट हाँ वो भी सुबह के वर्गों में आते हैं। और इन सब की जिम्मेदारी आती है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के पास, ये सारे जो सेक्शंस हैं, तो उसको समझे। इन सब के लिए सबसे अच्छा स्रोत है, उससे बढ़िया कोई स्रोत नहीं है, और मेन से पहले सिर्फ उसी को पढ़िएगा। मैं तो कहूँगा क्लासरूम नोट्स को भी चाहे तो इग्नोर कर लीजिएगा, लेकिन उसको मत छोड़िएगा। वो है वेलफेयर चैप्टर, कल्याण करके एक चैप्टर आता है इंडिया ईयरबुक में, वेलफेयर चैप्टर। अब जब वक्फ बोर्ड को जो लेकर इशू हो रहा है, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए क्या इशू, इस पर सवाल बन सकते हैं सेकंड पेपर में। सो जो एक इंडिया रूप में कल्याण करके एक चैप्टर होता है, वो चैप्टर इन सभी सुबह के वर्गों के लिए क्या किया गया है, क्या किया जा रहा है, उन सब का पूरा एक विवरण देता है। 4-5 पेजेस है, लेकिन बहुत अच्छे से है, उससे आपकी पूरी जरूरत पूरी हो जाती है। तो वो एक स्रोत है। इसके अलावा जो अगला टॉपिक है जिससे सवाल आ रहे हैं और होने भी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मानव प्रबंधन। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मानव प्रबंधन, वही मानव प्रबंधन का मतलब मानव संसाधन प्रबंधन आप उसको कह सकते हो, मानव संसाधन प्रबंधन ऐसा ज्यादा ठीक रहेगा, थोड़ा कैजुअल लग रहा है मानव प्रबंधन बोलने पर। मानव संसाधन प्रबंधन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो इस पे भी आप देख रहे हो हर साल सवाल आ रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल कैसे, क्या उसके घटक हैं। ह्यूमन कैपिटल की बात हमने थोड़ी बहुत, जब मैं वर्ल्ड बैंक के एक डेटा की बात कर रहा था, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, तब मैंने थोड़ा उसका जिक्र भी किया था। तो क्या है, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों पर, ये दोनों ही एक ऐसे सेक्टर हैं जहां से सवाल आते हैं, और आपको उसको वरीयता भी देनी चाहिए, बल्कि निबंध वगैरह में भी इसका महत्व क्या है। क्योंकि शिक्षा, अच्छा आप शिक्षित हैं, साक्षर हैं, साक्षर पक्का है, शिक्षित क्या है, शिक्षित किसे कहेंगे, क्या अंतर है दोनों में। अब तो नैतिकता वगैरह पढ़ लिया, मैं उम्मीद कर रहा हूं। देखिए इसलिए मैं हमेशा चाहता हूं कि ये समाज वाला टॉपिक सबसे आखिर में रखा जाए, ताकि ये ना, क्योंकि सारी चीजों को आप कंसोलिडेट करेंगे एक जहां पे। अब जी शिक्षा, इनफैक्ट ठीक, बिल्कुल ठीक। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो संयुक्त राष्ट्र ने, यूनेस्को ने लिखा है, एबिलिटी टू रीड, राइट एंड कॉम्प्रिहेंड, पढ़ने लिखने और समझने की क्षमता को साक्षरता बोलते हैं।
एंड एबिलिटी टू नो व्हाट टू रीड, राइट एंड कॉम्प्रिहेंड इज कॉल्ड एजुकेशन। क्या पढ़ा लिखा समझा जाए, इस समझ को शिक्षा कहते हैं। तो जब तक आप डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हो तब तक आप शिक्षित तो नहीं हो। आपको पता होना चाहिए कि आपका समय इतना भी वेस्ट नहीं है, इतना भी खराब नहीं। इससे बढ़िया सो ही लें 2 मिनट, ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेहतर है। मेरा तो अप्रोच है कि सोशल मीडिया से बढ़िया मैं 10 मिनट सो लूं, वो ज्यादा बढ़िया अप्रोच है कि ना, क्योंकि उसमें कुछ होना तो है नहीं एंड ऑफ द डे, एनवी के अलावा तो जो है ईर्ष्या के अलावा और कुछ नहीं होता उस पर, अगर आप ध्यान से देखें तो मोटा मोटा ये शिक्षा क्या है, क्या किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारे उसमें प्रयास हैं, और भारत के लिए शिक्षा ही गेम चेंजर है। हालांकि दुर्भाग्य ये है, इकोनॉमिक सर्वे ने भी इस चीज को हाईलाइट किया है कि लर्निंग आउटकम अभी ठीक नहीं है। अभी भी भारत में, आपको मैं अगर मोटा मोटा कहूं तो हमारा यहाँ का जो पाठ्यक्रम है वो वैश्विक पाठ्यक्रम से 40 साल पीछे है। अभी भी हम पुरानी चीजें पढ़ा रहे हैं, कोई तुक नहीं बनता, जो गूगल पे एक क्लिक पे पता चल जाएंगे। उसको क्यों रटा रहे हैं आप? जो चीजें गूगल पे एक क्लिक पे, और गूगल मुझसे ज्यादा बेहतर बताएगा, तो मैं यहीं पे उसको दिखाना दूं, उसको रट के क्यों आऊं? मुझे अपना दिमाग विश्लेषण के लिए खाली रखना चाहिए। तो वो पाठ्यक्रम में बहुत, अब आप सोचिए, मैं देख रहा था सिंगापुर सबसे अच्छा माना जाता है वहां के पाठ्यक्रम को, तो वहां के बच्चे लिंकेज ऑफ द रिवर, उसका इन्वायरमेंटल कॉस्ट, इस सब को पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या डायमेंशंस हैं। हिस्ट्री में भी बहुत सारे पोटेंशियल्स क्या हो सकते हैं। तो हिस्ट्री, यूके, मैंने आपको बताया, यूके तो पढ़ाते भी नहीं हो वो प्रारंभिक कक्षा में, जबकि उनके पास तो सब कारण है पढ़ाने का। सारी हिस्ट्री उन्हीं की तो है, सारी हिस्ट्री उन्हीं की है। वो तो बड़े अच्छे से पढ़ा सकते हैं, अपने यंगस्टर को गौरवान्वित कर सकते हैं कि हमने पूरी दुनिया पर राज किया था। उन अपने बच्चों को खूब इगोइस्ट बना सकते हैं। भाई आप ऐसे बोल के इगोइस्ट तो बना रहे हो बच्चों को कि एक ऐसा था, ऐसा समय था, इत्यादि इत्यादि। अरे पहले क्या था उस समय, तो आगे क्या है ये बताओ। पीछे हाथी था, हाथी की चेन बची है घर में, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? तो वो पाठ्यक्रम, शिक्षा पे बहुत सारी बातें हैं, और दोनों ही तरह की शिक्षा, जो आपके स्कूल में भी है और जो बाहर भी है। स्वास्थ्य बहुत बड़ा इशू है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अभी जैसे मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती बनता आ रहा है। विश्व में हर 7 में से 1 व्यक्ति मानसिक, डिप्रेशन, एंग्जायटी, लोनलीनेस, मुझे आज तक बीमारी समझ में नहीं आई, लोनलीनेस। इतने सारे लोग जाके बात करो, क्या लोनलीनेस, किसी से बात कर लो। इनफैक्ट साइकेट्रिस्ट में हमेशा मेरा मानना है कि साइकेट्रिस्ट बहुत प्रॉमिसिंग प्रोफेशन होने वाला है, जहां आपको सुनने के पैसे मिलेंगे। लोग ढूंढ रहे कोई मेरी बात सुन तो ले, कम से कम सिर्फ सुनाने के लिए कि हाँ मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप देखें ध्यान से तो डिप्रेशन क्या है, जितना पास्ट के बारे में सोचोगे, जितना ज्यादा पास्ट के बारे में सोचोगे उतना डिप्रेस रहोगे, और जितना फ्यूचर के बारे में सोचोगे उतना एनेक्सियस रहोगे, उतना बेचैन रहोगे, एंग्जायटी उतनी होगी। अरे आप थोड़ा डिसाइड करोगे सब कुछ, बस एक ही बात समझना है, कुछ चीज हमारे मन की होंगी, कुछ चीज हमारे मन की नहीं होंगी, फुल स्टॉप। मन की होंगी तो खुश हो जाएंगे, मन की नहीं होंगी तो देखेंगे अब क्या कर सकते हैं आगे। इसमें सीधा सीधा इक्वेशन, इतना ज्यादा सोचना क्या। इसलिए मेरा तो मूल मंत्र है भाई, किस किस की सोचिए, किस किस की रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए, है ना। ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए कि हाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है। डिप्रेशन क्यों होता है? डिप्रेशन तब होता है जब हम पीछे की चीज ज्यादा सोचते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो हुआ, बात खत्म, बीती ताही बिसारी है ना। जो हुआ उसमें हम कुछ कर तो सकते नहीं है, वो हो गया, वो तो दैट इज गॉन। लेकिन उसको बैंग करते रहेंगे तो डिप्रेशन होएगा। तो ये सारी चीजें मेंटल हेल्थ, और इस साल मीन्स, अगले साल मीन्स, अगले साल मीन्स, 2-3-4 साल मेंटल हेल्थ इज गोइंग टू बी बिग इशू। आपको सवाल मिलेंगे उस पर। बजटीय आवंटन बढ़ाया गया है मेंटल हेल्थ पर, नई नीति बन रही है, क्योंकि जिस तरह से आत्महत्याएं बढ़ी हैं, इंडिया ने पहली बार आत्महत्या के लिए पॉलिसी बनाई, आत्महत्या नियंत्रण के लिए डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये चिंताजनक बात है। क्यों? क्योंकि वही रीजन है कि हाँ जो है एनेक्सियस हो रहा है, एनेक्सिटी होगी। जैसे कि इनफैक्ट कहा भी जाता है कि जैसे आप मान लीजिए, जो इम्तिहान, बहुत फेमस एक स्टोरी है उसमें, पाली लिटरेचर में, कि एक गुरु और शिष्य साथ में चल रहे थे, उनको एक ऐसा ब्रिज क्रॉस करना था जो बहुत स्लिपरी था, कई लोग वहां गिर चुके थे पहले ही। अब ये शिष्य उधेड़बुन में लगा हुआ है,
तो जब गुरु ने नोटिस किया कि बहुत देर से उधेड़ में लगा हुआ है, तब गुरु ने कहा अभी ब्रिज मत क्रॉस करो, जब तब क्रॉस करेंगे जब ब्रिज पे पहुंचेंगे। तुम अभी मन में कई बार ब्रिज क्रॉस कर चुके हो, तो उस दिन इम्तिहान वाले दिन देखेंगे क्या होगा, बाकी तैयारी करते रहे। रोज सोचना इम्तिहान वाले दिन में क्या होगा, तो फिर तो दिक्कत आएगी। ब्रिज तो तभी क्रॉस करिएगा ना जब ब्रिज पे पहुंचिएगा। इतना क्या हाँ थोड़ा अलर्ट रहेंगे उस दिन ब्रिज क्रॉस करते समय। तो बड़ी अच्छी स्टोरी है वो, तो मैं स्टोरी नहीं सुना रहा यहाँ पर, लेकिन बड़ी अच्छी स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है कि हम सब ये गलती कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि पुल पे कुछ खतरा है, तो पुल को कई बार क्रॉस कर रहे हैं दिमाग में। वो अच्छी बात नहीं है। जब वहां पुल पे पहुंचिएगा तो क्रॉस करिएगा, तब देखेंगे क्या करना है। तो ये जो है मोटा मोटा अगर हम बात करें तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, मेंटल हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ और संरचना और हेल्थ डेटा, इन दोनों पे बहुत जरूरत मॉनिटरिंग की जरूरत है। अभी भी इंडिया में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। एक चीज होती है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जो अपनी जेब से आप खर्च कर रहे हो। जब कोई बीमार होता है तो अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, हमें ऐसी व्यवस्थाएं बनानी होंगी। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जितना ज्यादा रहेगा इंडिया में, हालांकि कुल स्वास्थ्य पर व्यय का 60% था, अब घट के 47% हो गया है इस साल का। अगर मैं डेटा देखूं, एक डेटा होता है उसको मैं बताऊंगा, वहां पे उसको दा बोलते हैं, टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर। तो कम तो हुआ लेकिन अभी भी 47% है। अगर कुल भारत में स्वास्थ्य पर लोग 100 रुपए खर्च कर रहे हैं तो 47 रुपए लोग अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। इसके लिए मेडिकल बीमा, तमाम अन्य सुविधाएं, ये सब जरूरी है। तो वो सब समझेंगे। और ये स्वास्थ्य वाले क्वेश्चन में बड़ा प्रेडिक्टेबल होता है कि कुछ उसके वित्तीय स्रोतों की बात करिए, कुछ स्कीम्स की बात करिए, कुछ चैलेंजेस की बात करिए, तो अच्छा एक आंसर बन जाता है। तो शिक्षा स्वास्थ्य थोड़ा प्रेडिक्टेबल भी है। ये जो लास्ट के 3 टॉपिक हैं और वो वैश्वीकरण, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़े फुल टॉस टाइप हैं कि एक बार आपका पूरा एल्गोरिथम बन गया अपने मन में कि हाँ ये बातें करनी है, तो सीधा सीधा आपको आंसर मिलता है। सीधा सीधा आंसर है, उसमें कहीं कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। तो मोटा मोटा ये सिलेबस की बात है। एक और टॉपिक है जो थोड़ा एम्फीबियस है और मुझे बताया गया है कि आपने ऑलरेडी उसको कर लिया है गवर्नेंस में, जिसको आप बोलते हो सिविल सोसाइटी, एनजीओ की भूमिका विकासात्मक उद्योग में। क्योंकि वो टॉपिक सामाजिक न्याय से भी है और वहां भी जुड़ा हुआ, तो चूंकि वो हो चुका तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। एक आध जब कंटेक्स्ट आएगा कहीं सिविल सोसाइटी का तो थोड़ा बहुत उस पर जिक्र हो जाएगा कि सिविल सोसाइटी कहते किसे हैं, सिर्फ इतना ही। थोड़ा सैद्धांतिक रूप से सामाजिक न्याय को भी समझा जाएगा कि सामाजिक न्याय के क्या आयाम होते हैं, क्या चीजें हैं, ताकि आंसर्स देना थोड़ा व्यवहारिक हो जाए आपके लिए। तो ये मोटा मोटा सिलेबस का ताना बाना है कि सिलेबस क्या, उसके स्रोत क्या होने चाहिए। इस लास्ट टॉपिक के लिए सबसे अच्छा स्रोत अगर हम बात करें तो जो भी इकोनॉमिक सर्वे आता है उसमें शिक्षा स्वास्थ्य पे बात होती ही है। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में भी आप वहां से ले सकते हो, या इसके अलावा मंत्रालयों की न्यूज आती है। आपके करंट अफेयर जो मैगजीन आती है, मैंने एक चीज नोटिस की कि उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में काफी डिटेल्ड होता है हर बार। तो जो PT 65 मेन 365 आता है किसी भी साल का अगर आप ले लेंगे तो उसमें आपको स्वास्थ्य का काफी डिटेल मिल जाएगा एक जहां पर, और वो आपके नोट्स में ज्यादातर चीजें, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके नोट्स में चली जाए, पर उसके अलावा भी चीजें यहाँ वहां से ली जा सकती हैं। तो ये मोटा मोटा ताना बाना था कि क्या सिलेबस है, कैसे उसको आगे प्रोसीड करना चाहिए। अगर बात स्पष्ट हो रही है, चलिए तो अगर हम मुद्दे पर आए, जो पहला टॉपिक है कि हम जिससे हम बात करेंगे वो है भारतीय समाज की विशेषताएं। इसी के अंतर्गत जाति व्यवस्था को, इसी के अंतर्गत जनजातियों को, इन सबको भी समझा जाएगा कि क्या क्या है। पर इससे पहले मैं भारतीय समाज की विशेषताओं पे बात करूं, कुछ एक शब्द है जो आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। पहला तो समाज किसे कहते हैं। अगर मैं आपसे यही पूछूं कि समाज किसे कहते हैं, समाज, समुदाय, संगठन, संस्थान, मैं 4 शब्द बोल रहा हूं, समाज, समुदाय, संगठन, संस्थान, इन सब में क्या सहसंबंध है। और इन सबसे पहले अगर आप मुझे आदेश करें तो मैं चाहूंगा अगले 15-20 मिनट आप मुझे सिर्फ सुनिए, इसको लिखेंगे नहीं, लेकिन थक तो नहीं गए, क्योंकि मैं लगातार बोल रहा हूं, हमने लिखा, मुझे मालूम है लिखने में थोड़ा मन इधर उधर जा सकता है ना ऐसे तो लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे एक मानव के बारे में कुछ बात करना चाहूंगा, उससे समाज को समझना आसान हो जाता है। इसकी जरूरत नहीं है वैसे, अगर हम ये नहीं भी करते तो भी काम चल जाता, लेकिन मुझे लगता है ये बात करने से थोड़ा कुछ चीजें आपको और स्पष्ट होंगी। जैसे कि आपने भी देखा है, आपने भी सोचा है इस बात को, और ये वाकई होता है कि दोस्त टॉप कर जाए तो बुरा लगता है, फेल हो जाए तो भी बुरा लगता है। ऐसा क्यों होता है कि फेल हो गया तब भी बुरा लग रहा है, टॉप कर गया तब भी बुरा लग रहा है?
कुछ तो होगा, कुछ कारण तो होगा, कुछ चीज तो होगी। इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो शायद हमें हमारे अपने व्यवहार के बारे में पता चले कि हम द्वंदात्मक कैसे हैं। उसी भाई से जिससे इतना स्नेह है, उससे इतनी लड़ाई भी होती है। किस वजह से होती है, क्या कारण है? कुछ हमारे अंदर है ऐसा, हमारे बनने की प्रक्रिया में ऐसा है जिसकी वजह से सब चीजें आई हैं। तो थोड़ा सा सिर्फ सुनिएगा, हो सकता है कुछ लोगों को ये थोड़ा हैवी लगे, लेकिन अगर हैवी लग रहा है तो भी कुछ एक क्रक्स वहां से निकाला जा सकता है। मानव समाज का जो पूरा विकास का जो क्रम है, जो डेवलपमेंट है, उसको बड़े अच्छे से लिखा है। एक बीबीसी में सीरीज बनाई थी जैकब ब्राउन्स्की ने। जैकब ब्राउन्स्की, किताब का नाम ही एसेंट ऑफ मैन, एसेंट ऑफ मैन, जहां पर इसका पूरा जिक्र है। हुआ क्या था, आई होप आप ये जानते हैं कि हम बंदरों से आए, बंदर हमारे रिश्तेदार हैं, पूर्वज हैं, और कई बार तो लोग सिद्ध भी करते हैं यदा कदा। तो अगर हम देखें, देखिए हुआ क्या, आप देखिए कोई भी जो लोअर एनिमल है, जो छोटा जो लोअर एनिमल है, जो जानवर है, उन जानवर के केस में आप मुझे बताओ, जानवरों के केस में ऐसा तो नहीं कि वो किसी स्कूल जाते हैं पढ़ने, चाहे वो चिड़िया, वो गौरैया रशिया में हो चाहे इंडिया में, से पता है घोंसला कैसे बनाते हैं, वो कोई स्कूल नहीं जाती उसके लिए। कुत्ता चाहे वो अमेरिका का हो चाहे इंडिया का हो, एक ही जैसे भौंकता है। हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरीके से रहते हैं, वो सब एक जैसा रहते हैं, एक जैसा, उन्हें सबको पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। उन लोअर एनिमल में कितने दिन की पेरेंटिंग की जरूरत पड़ती है, पेरेंट्स को बच्चों की कितनी देर देखभाल करनी पड़ती है? 10 दिन, 15 दिन, और हमारे यहां 25 साल औसतन। 25 साल तो करना ही पड़ रहा है देख रेख। ऐसा क्यों है, हम अलग क्यों हैं पशुओं से? हम अलग कैसे हो जाते हैं, कहां हो जाते हैं? अगर उसको थोड़ा समझेंगे तो हमें बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। हुआ क्या है, हम 4 पैरों पे चलते थे पहले, 4 पैरों से हम 2 पैरों पे आए, बाईपेडलिज्म बोलते हैं इसको। तो इसलिए जो पहला स्पीसीज बना उसको बोलते हैं होमो इरेक्टस। एप्स, या जो बड़े जो एप्स थे, जो गोरिल्ला जिसको आप कह सकते हो, उनसे हम क्या हुए, इरेक्ट होना शुरू हुए, होमो इरेक्टस। जब हम जैसे सीधे हुए, 2 चीजें हुई, और दोनों ने हमें बहुत बदल दिया। पहला तो यह हुआ कि अब दिमाग को खून जाने के लिए खून को गुरुत्वाकर्षण के बिल्कुल विरोध में जाना था। इसलिए स्पाइन आपकी सीधी नहीं है, उसने अपना रास्ता बनाया है, बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण के विरोध में जाना था। इसलिए आप एक दिन नहीं हुए, पहले आप इतने हुए, फिर इतने हुए, फिर इतने हुए, फिर इतने हुए, फिर इतने हुए, ये अलग बात है, फिर ऐसे जा रहे हैं, है ना, ये अलग जगह पर हाँ ओवरऑल। तो जब आप यहां तक आए तो अब दिमाग को, दिमाग के सेल्स को, मैं सरल शब्दों में बोल रहा हूं, जो लोग बायोलॉजी के जानते हैं कि उसके अलग टर्म्स होते हैं, पर दिमाग में जो सेल्स हैं उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी खून के लिए। इस प्रोसेस में वो ग्रो करनी शुरू हुई। 2 चीजें हुई। अगर आप मंकी का ब्रेन देखोगे तो ऐसे कंडेंस्ड होता है, गोरिल्ला का ब्रेन देखोगे तो ऐसे यहां पे एक जगह बनी होती है जहां पर ये पेंसिल जा रही है। और ह्यूमन होमो सैपियंस में 2 चीजें होती है, ये भी होता है और ये भी होता है। ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इन दोनों ने कमाल किया। इस स्पेस की वजह से जो आपका जो ये वर्टिकल स्पेस बन रहा था, इसकी वजह से आपके अंदर एक क्षमता आई जिसको बोलते हैं इमेजिन करने की क्षमता। जैसे मैं कहूं अमिताभ बच्चन, एकदम से उनका चेहरा दिमाग में आ गया, ये आप कर सकते हो, गोरिल्ला कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आप एक शीशा रख दो बंदर के सामने, तो बंदर सोचेगा उसमें एक बंदर है, कुत्ता सोचेगा उसमें कुत्ता है और उसको रिटेलिएट करेगा। और वहीं आप गोरिल्ला के सामने शीशा रखोगे तो उसे पता चल जाएगा, वो क्रॉस चेक करेगा कि मैं ही हूं शायद। आप भी ऐसे तो करते हो, अगली बार ध्यान रखिएगा, आप भी गोरिल्ला जैसा ही बिहेव करते हो। अगर आपको डाउट होता है कि यहां पे शीशा है कि नहीं, तो आप क्रॉस चेक करते हो कि है कि नहीं। ये आपका स्वाभाविक व्यवहार है। तो हमने जो है वहां पे नोटिस करना शुरू किया। अब हमारे पास एक क्षमता की इमेजिन करने की, मैं कहीं कुछ देख रहा हूं, आके बोल सकता हूं। इसलिए देखिए यहीं से भाषा भी जन्म लेने वाली थी। छोटा बच्चा कैसे करता है, उसने देखा डॉग है, बोल रहा भौ भौ, तो मम्मी से क्या बोलता, भौ भौ। डॉग नहीं बोलता, भौ भौ। उस आवाज को कॉपी कर रहा है, इमेजिन काम कर रहा है, इमेजिनेशन काम कर रही है, भौ भौ। तो मम्मी बताती नहीं बेटा भौ भौ नहीं, डॉग बोलते हैं। तो वो बोलता फिर डॉग भौ भौ।
फिर वो नहीं मम्मी भावो नहीं, डॉग बार्क। फिर स्कूल में जाता तो मैम कहती नहीं डॉग बार्क्स। इस तरह से आपकी भाषा जन्म लेती है, इस तरह से आप समृद्ध होते हो। पर यह क्षमता इमेजिनेशन की, और इसी क्षमता से मैंने देखा वहां कि लायन जो है वो हिरन को खा रहा था। अब मुझे आके आपको बतानी है, अब मैं कोशिश कर रहा हूं ये, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा कहना क्या चाह रहे हो। तो मैंने क्या की, ड्राइंग बनाई कि ये शेर हिरन को खा रहा है। आ गई ना पहली लैंग्वेज। सब जहां पहले फोटो ही बना है, और अगर ड्राइंग मेरी जैसी हुई तब मैं सिर्फ एक ही चीज अच्छे से बना पाता हूं, अमीबा, क्योंकि इससे कोई शेप नहीं है। अगर ड्राइंग मेरे जैसी हुई तब क्या करेंगे? तो मैंने कहा कोड बनाते हैं। कोड ये कि इसका मतलब शेर, इसका मतलब ईटिंग, इसका मतलब हिरन। आ गई भाषा। अब अगली बार मैं ऐसे लिखूं कि आपको क्या ऐसा कैसे हो सकता है? आगे ना ग्रामर। हर भाषा के अपने संकेत, अपने कोड, अपना ग्रामर। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग तरीके से लोगों ने कोशिश की, सबने अपनी अपनी समझ से अपने अपने संकेत बनाए। तो ये कमाल की चीज हुई हमारे साथ। इसीलिए तमाम मूवी बनी कि गोरिल्ला को समझ आ गया तो वो भी आगे राज कर सकता है। प्लेनेट ऑफ द एप्स और ये वो दुनिया भर की जो मूवी बनी है। पर एक और कमाल की चीज हुई जो गोरिल्ला में नहीं है, जो सिर्फ हमारे अंदर है, और वो ये वाला स्पेस। इसकी वजह से हम क्वेश्चंस पूछ पाते हैं। तार्किकता आई हमारे अंदर, रेशनलिटी आई हमारे अंदर, रेशनलिटी आई, हम सवाल पूछ सकते थे। तो मान लीजिए कोई जानवर है, मैंने उसको मारने की कोशिश की और जानवर मरा नहीं। अगले दिन फिर कोशिश की, पत्थर फेंका और जानवर मर गया या कुछ हुआ। मैं सोच रहा हूं ऐसा क्यों हुआ? कल तो जानवर नहीं मरा था, आज मर गया। पता चला स्टोन पॉइंटेड है। तो मतलब हथियार जो है पॉइंटेड स्टोन के होने चाहिए। आ गया ना लिथिक स्टेज। ये तो पढ़ते थे इतिहास में, पॉइंटेड स्टोन, ये वो पॉइंटेड स्टोन हो। हमने देखा कि जानवर जो बड़ा बड़ा जानवर है और मैं भाग रहा हूं और आग लग रही है तो वो पीछे हट रहा है। तो मुझे लगा आग बड़े काम की चीज है। तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं ये आग लगती कैसे है। तो देख रहा हूं कि जब पत्तियां एक दूसरे को रगड़ रही हैं कस के तो आग लग रही है। मैंने पत्ती पे कोशिश की, नहीं हुआ। पत्थर पे कोशिश की, बिंगो। दुनिया का सबसे बड़ी खोज कि आग कैसे जलाते हैं, रक्त बीज। याद है वो मूवी जो। सो अब आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया जानवरों को कंट्रोल करने का, कि जो है हम ये जो है अगर आग लगाएं तो जानवर इससे डरते हैं। और ये हमारे काम का भी, इसे हम भून सकते हैं, खाने का है, सेव करता है, तमाम चीजें, रोशनी होती है, रात में भी दिखाई पड़ता है, मल्टीपल यूज दिखाई पड़े, मल्टीपल यूजेस दिखाई पड़े। आपके अंदर सवाल आ रहे हैं बार बार। आपने नोटिस किया कि यार मैंने यहां पे कुछ खाली था, आम खा के फेंका था, अगले साल यहां पेड़ निकल के आया, कुछ तो है यहां पे। फिर से उस कोशिश की, उस बीज को ले जाके कहीं और लगाया। हाँ ये बढ़िया है, मतलब मैं अपनी उत्पादन की चीजें खुद बना सकता हूं। आगे कृषि। इसलिए पहला क्या था? हॉर्टिकल्चर। फिर देखा कि अगर इसके आसपास की जमीन साफ हो, होइंग हो, थोड़ा जमीन को ठीक किया जाए, पानी के पास रखा जाए तो ज्यादा बेहतर हो पाता है। और जैसे ही आपको यह समझ में आ गया, आपने अब अपना उत्पादन शुरू किया, कृषि शुरू हो गई। और जैसे ही कृषि शुरू हुई, अब आप समझ गए बहुत ज्यादा इधर घूमने की जरूरत नहीं, एक जगह रुकते हैं। याद करिए, जनः जनपदः, जन से जनपद पे आ गई कि नहीं। अब एक जगह बन गई, इस जगह पे रहेंगे हम, इस जगह पे रहेंगे, यहीं पे खेती करेंगे। जगह ज्यादातर कहां होगी? नदी के पास, नदी के पास जहां पानी के स्रोत हैं, जहां आसानी से उपज हो रही है। इसलिए जहां जहां उत्पादकता भूमि की ज्यादा थी वहां ज्यादा आबादियां बसी। ये आपका भारत भी उसी में क्षेत्रों में से आता है, इसलिए आपको आबादी की सघनता ज्यादा दिखाई पड़ती है। तो अब ये जो है धीरे धीरे आपको ये समझ में आ रहा था। ये किस वजह से? आप सवाल पूछ रहे थे। पर खेती के बाद एक चीज और हुई बॉस, एक चीज और होने वाली थी, जिसने, वो क्या? खेती से पहले सभी बराबर थे, हम गए आम तोड़ के लाए, खा लिए, या जानवर मार लिया उतना खा लिया, सेव नहीं करते थे। बट खेती से इतना उत्पादन था कि हम सेव भी कर सकते थे, बचा भी सकते थे। और यहीं से कहानी शुरू होती है। मेरा रिक्वायरमेंट 1 किलोग्राम, आपका रिक्वायरमेंट 1 किलोग्राम। मेरे यहां उत्पादन हुआ 10 किलोग्राम का, आपके उत्पादन हुआ 5 किलोग्राम का। आपके पास 4 किलोग्राम एक्स्ट्रा, मेरे पास 9 किलोग्राम एक्स्ट्रा। मैं अमीर, आप गरीब।
एक व्यवस्था आ गई। अब मैं भी चाहूंगा ना मेरा 10 किलोग्राम, 1000 ग्राम, 1000 किलोग्राम, 10,000 किलोग्राम, 1 क्विंटल किलोग्राम इस तरह से बढ़े। और आप क्या चाहोगे? आपका 5, 50, 500 इस तरह से बढ़े। हमारे जो परस्पर इंटरेस्ट हैं वो कॉन्फ्लिक्टियस हो गए। यही तो है पूरा इतिहास, जमीन कब्जा करना, राजतंत्र बोलते हैं आप उसको। पूरी लड़ाई इसी बात की तो है। इसीलिए आजकल वार का स्वरूप बदल गया है। अब जमीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है शेयर में, बाजार में कितना कितना आपके पास चीजें हैं, इत्यादि इत्यादि। तो हो क्या रहा था? इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस आ गए, आर्थिक इंस्टीट्यूशंस आ गए, जिसमें स्वभाव से ही वो प्रतिस्पर्धी हैं। एक की जीत दूसरे की हार है। बात लॉजिकल लग रही कि नहीं? एक की जीत दूसरे की हार है और स्वभाव से ही प्रतिस्पर्धी हैं ये। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस आ गए, अलग अलग तरह की गतिविधियां होने लगी, इत्यादि इत्यादि। पर साथ में कुछ और भी हुआ। अब मान लीजिए मैं और आप कहीं रहते हैं, मैं बुजुर्ग हूं, खेती होने लगी है, तो आप मुझसे कहोगे आप घर पे बैठो, क्या करोगे खेत जाके? हम जा रहे हैं। आप खेत चले गए, मैं दिन में खाना खा के आराम से सोया, दोपहर में, शाम को खाना खा लिया, नींद आ नहीं रही। वैसे भी इस उम्र में नींद कम आती है, लोग बताते हैं। अभी पहुंचा तो नहीं वहां तक, अभी तो मुझे बहुत नींद आती है। खैर मेरे साथ ये, जैसे मुझे आज तक ये बीमारी समझ में नहीं, इंसोमेनिया होता क्या है। मुझे अभी को मैं अभी सो जाऊंगा ना, अभी तुरंत सो जाऊंगा। जो लोग कहते हैं नींद नहीं आती, मुझे मेरे साथ उल्टा है। हो सकता है ऐसी कोई बीमारी होती हो कि बहुत नींद आती है। खैर जो भी है, जैसा भी था, पर मोटा मोटा अब मैं लेटा हुआ हूं। हम सब पुराने जमाने में है, सोचिए शाम को खाना खा के लेटे हुए हैं, कुछ काम है नहीं, आसमान की तरफ देख रहे हैं, दिमाग काम कर रहा है। ये क्या है? ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई घड़ा रखा हो, ऐसा लग रहा है वो वाला कोई तीर धनुष है, वो वहां लग रहा है केकड़ा है, वो लग रहा है कोई शेर है। आई होप आप समझ रहे हो मैं किसकी बातें कर रहा हूं। वहां लग रहा है कोई मेल फीमेल है। क्या हो रहा है? मैं लेटे लेटे सोच रहा हूं, जो तारे हैं उनमें शक्लें बना रहा हूं। और शक्लें किस चीज की बना रहा हूं? जो हमारे आसपास हैं। जैसे मैं ईमानदारी से बताऊं, मैं एक बार पिथौरागढ़ गया था, बहुत ठंड लग रही थी, लेट रहा था, तो मुझे लगा कि हाँ ये जैकब ब्रॉन्स्की की बात तो सही है। मुझे उसमें चाय की केतली दिखाई पड़ रही थी। मैं जो शक्ल में था चाय की केतली, ठंड लग रही थी कि कहीं चाय मिल जाती तो ठीक रहता। तो कोई घड़ा सोच रहा है, कोई महिला पुरुष सोच रहा है, कोई तीर धनुष सोच रहा है, कोई लॉयन सोच रहा है। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि, और इंटरेस्टिंगली मैं देख रहा हूं कि जब ये घड़ा यहां से वहां जाता है तो पानी बरसता है। पहला विज्ञान आ रहा है हमारे पास कि पानी बरसने का कारण ये मूवमेंट है, कुछ सहसंबंध है। तो कोई ताजुब नहीं, हर सिविलाइजेशन में पहला साइंस क्या था? एस्ट्रोलॉजी। आज भी आप कितना सम्मान करते हैं न्यूज़पेपर में, सबसे पहले वही देखते हो कि मेरा सनसाइन क्या कह रहा है। ये सब सनसाइन है, कॉन्स्टिलेशन। ये जो सनसाइन आप पढ़ते क्या है? ये तारों का समूह जैसा आकाश में दिखता था, अब तो दिखता नहीं है आपको तारे। तो वो जो है, अब ये कुंभ जो है यहां से वहां जा रहा है तो पानी बरस रहा है। मैं देख रहा हूं जब ये कुंभ यहां से वहां जा रहा है तो मेरा बच्चा खराब परफॉर्म कर रहा है या अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है। तो अगली बार जब कुंभ यहां से वहां जाएगा तो मैं कहूंगा ध्यान रखो, आज पानी बरस सकता है। और अगर कहीं पानी बरस गया, अरे अब तो भविष्य देख पाते हो। आप एक काम करो, मेरे निर्णय आप ही लो, मेरे निर्णय आप ही लो। आप ज्यादा समझदार हो, आप मेरे निर्णय लो। समझ में आ रहा क्या हुआ? अब कोई और किसी और के निर्णय लेना शुरू कर दिया। और कौन? ज्यादातर बुजुर्ग, घर के जो सबसे बुजुर्ग हो। इसलिए शब्द है पैट्रियार्की। पैट्री मतलब फादर होता है, आर्की मतलब निर्णय लेना। आप निर्णय। अच्छा, ये सब एक किताब में बड़े अच्छे से लिखा हुआ, अभी तो नहीं, कभी मन करे तो पढ़िएगा। वो नेहरू की किताब है, लेटर टू हिज डॉटर। ये शायद एक बाप अपनी बेटी को समझाने के लिए सरल शब्दों में लिख रहा था। बड़ी अच्छी किताब है जहां पे चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। लेटर टू हिज डॉटर। नेहरू ने जेल से लेटर्स लिखे थे इंदिरा गांधी को, उसी का कंपाइलेशन है, जहां जो बच्चों को दिमाग में रख के लिखा गया था कि दुनिया कैसे बनी होगी, क्या है, इत्यादि। तो अब सोचिए हो क्या रहा है? आपने मुझे क्षमता दे दी कि आप मेरे निर्णय लें। ध्यान सुनिएगा। फिर मैं निर्णय ले रहा हूं कि हाँ आज पानी बरस सकता है, आज ये है वो है। मैं महत्वपूर्ण हो गया कि नहीं? महत्वपूर्ण हो गया। मैंने एक व्यवस्था बना ली, मैं निर्णय ले रहा हूं क्या सही क्या गलत। अब मान लीजिए किसी आप ही हो, आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने आपको जवाब दिया, आपको लगा हाँ इस आदमी को सब्जेक्ट आता है।
आपने फिर सवाल पूछा, आपने फिर जवाब दिया और अच्छा जवाब था, हाँ, पक्का आता है। फिर आपने सवाल पूछा, भगवान ना करे मुझे नहीं आता हो तब, तो दो ही तरीका है, या तो मैं मान लूं मुझे नहीं आता और जाके पढ़ूं और बताऊं, और दूसरा तरीका चुप रहो फालतू में, जो कह रहा हूं उतना सुनो। और मैं आपको पहले था, जब ऐसा करूंगा और जैसे इधर मुड़ूंगा, तुम देखा, पड़ोस वाले से ऐसे कहोगे, तो मैं ऐसी व्यवस्था बनाऊं जिसमें आप यू डोंट डेयर टू डू सो। सिर्फ वही आपको डराएगा जो आपसे डरा हुआ है। वो हमेशा डरते हैं इस बात से कि कहीं लोग उनसे डरना ना छोड़ दें। मुझे किसी को डराने की जरूरत तब पड़ती है जब मैं खुद आपसे डरा हुआ हूं कि आप मेरी इस बनाई व्यवस्था को स्वीकार नहीं करोगे सामान्य प्रक्रिया में। जब भी मुझे लगेगा व्यवस्था प्राकृतिक नहीं है और दूसरे पे थोपनी है, तो डर की व्यवस्था बनानी पड़ती है। आगे कुछ और राजनीतिक व्यवस्थाएं, इसमें भी प्रतिस्पर्धा है, एक की जीत दूसरे की हार है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जीरो सम। जीरो सम, तो एक की जीत दूसरे की हार है। दो व्यवस्थाएं बन गई, एक हो गया आर्थिक और दूसरा हो गया राजनीतिक। अब आपने दूसरे को दे दिया निर्णय लेने को, तो जब निर्णय लेने को दूसरे को दे दिया तो वो तो चाहेगा ना कि हाँ मेरी पीढ़ी को जाए, मेरे बच्चों को जाए, और फिर धीरे धीरे एक व्यवस्था बनी, अपना तंत्र। कास्ट में इस चीज को समझेंगे कि कैसे चीज उदय हुई होगी। तो अब आपके पास दो घटक आ गए, एक आ गया आर्थिक और दूसरा आ गया राजनीतिक। ये इसलिए क्योंकि आपके पास चिंतन था, आपके पास ये स्पेस था। बात क्लियर हो रही है? पर कुछ और भी हो रहा था। इसकी वजह से आप प्रतिस्पर्धी हैं एक दूसरे से। जब आपके अंदर का राजनीतिक चीज हावी होता है तो प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं, आपके अंदर की आर्थिक चीज हावी होती है तो प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। पर कुछ और भी हुआ, जब आप दो पैरों पे गए तो वूम साइज छोटा हो गया, गर्भ छोटा हो गया। पहले गर्भ बड़ा था, ऐसे गर्भ बड़ा था तो होता क्या था कि बच्चा जो है वो उसका शरीर डेवलप किया, बच्चे का ब्रेन डेवलप किया, और बच्चे का ब्रेन मां के ब्रेन से फिर एक तरह से यू कहे फाइल ट्रांसफर हो जाती थी इंस्टिंक्ट्स की, कि ये करना है ये नहीं करना है। इसलिए बच्चा जन्म लेते ही जानता था क्या करना है। हमारे केस में क्या हुआ, शरीर तो डेवलप होता है, जब ब्रेन के डेवलपमेंट होने की बारी आती है तब तक वो अनबियरेबल हो जाता है। इसलिए मानो अकेली प्रजाति है जिसका बच्चा, उसका जो ब्रेन है वो बाहर डेवलप होता है। आपका जब किसी नवजात शिशु को देखेंगे तो ब्रेन बहुत पिलपिला होता है, थोड़ा बहुत ही बस जो शारीरिक संरचना उतनी बनती है। इसलिए पहले 4 साल या यूं कहें पहले 8 साल बहुत निर्णायक होते हैं। आप पूरी दुनिया घूम आइए, पहले 4 साल में जो आपने सोचा वो आपके ब्रेन में कोडीकृत है। इसलिए आप चाहें भी, मुझे 5 मिनट लगेगा, मैं एग्जैक्टली बता दूंगा कि आप पहले 4 साल कहां रहे हो, कौन से देश में, कौन सी भाषा में, घर की परिस्थिति कैसी रही होगी, चीजें कैसी रही होंगी। हम हमेशा वो कैरी करते हैं अपने साथ। इसीलिए आप देखिए, आप दुनिया जहां घूम आइए, जब डर लगेगा तो गांव में रखे वो भगवान ही याद आएंगे, अपने घर में रखा वो छोटा सा भगवान वही याद आएगा। दुनिया जहां आप घूमिए तो आपके पास वो हमेशा वो चीज दिमाग में आपके चलती है। जब आप बहुत परेशान होते हैं तो अपने आप से उसी भाषा में बात करते हैं जो आपने पहले 4 साल में सीखा है, उसी भाषा में बात करते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि अगर आपको आपकी ओरिजिनल भाषा जाने तो मैं आपको उकसाऊं, जब आप गुस्से में रहेंगे तो आप अपनी ओरिजिनल भाषा बता देंगे कि आप कौन सी भाषा में, थोड़ा उकसाने की देर है बस, है ना। सो मोटा मोटा जो है आप हमेशा कैरी करते हो। अब चूंकि बच्चे का ब्रेन बाहर डेवलप हो रहा है तो होमो सैपियंस, इवन सैपियन का मतलब वाइज होता है, क्योंकि आपके पास ये क्षमता आ गई थी। तो हर बच्चा, जैसे लोअर एनिमल है, एकदम नवजात शिशु है 2 दिन का, तो भी उसके पास कुछ क्षमता अपने आप को बचाने की। ह्यूमन बेबीज के पास कोई क्षमता नहीं है। अगर कुछ भी हो जाए, एक जानवर आके उसको खाने लगे, या जो है आग लग जाए कहीं, या पानी आ जाए कुछ, तो उसके पास कोई विकल्प ही नहीं सिवाय एक के रोने के। सिर्फ एक ही विकल्प उसके पास है कि वो रो सकता है, बाकी अपने आप को अभी हिला भी नहीं पा रहा है, 2-3-4 महीने का बच्चा। और सभी के साथ ऐसा होता है कि किसी ना किसी तरह की आपदा महसूस करते हो, वो कुछ भी हो सकता है। आप बिस्तर से गिर गए, आप जो है कुछ भी, जैसे ये होता है और आप रोते हो तो कोई आपको आके जो है पुचकारता है, गोदी देता है। ये जो लैपिंग होती है ये आपके दिमाग में कोड हो जाती है कि जब लोग आसपास हैं तो मैं सुरक्षित हूं, इसलिए आपको अकेले रहने में डर लगता है।
एक बहुत बड़ा फंक्शन है धर्म का कि वो तो है ही है। देखे कैलेंडर रखता शुरू कर देते नहीं चाल सा पढ़ना, एक व्यवस्था बना दी कि चिंता मत करो मैं हूं ना, और वो बहुत कारगर व्यवस्था है। आप कितना भी मॉडर्न हो जाइए इस चीज को छीन नहीं सकते। इसलिए जिन्होंने धर्म के विरोध में बात की उन्होंने फिर दास कैपिटल को धर्म बना दिया। आई होप आप दास कैपिटल जानते हो, मार्क्स की किताब है, उन्होंने दास कैपिटल को धर्म बना दिया कि यही धर्म है। जैसे आप गीता की पूजा करते हो दास कैपिटल की पूजा करते हो, मजबूरी है, व्यवस्था, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। वो इतना डीपली कोडेड हम सब में, हम सब के अंदर कि हमें लगता है जब लोग साथ में हैं तो हम सुरक्षित हैं। ये स्नेह आपको हमेशा चाहिए होता है, आपको हमेशा चाहिए होता है कोई ना कोई जिससे आप अपनी बात कह पाओ। इसलिए मैं आपको बताया साइकेट्रिस्ट, क्योंकि आजकल ऐसे लोग कम होते जा रहे हैं। पहले दोस्त थे, माँ रिश्तेदार थे, वो सब कम हो गए, दोस्त कम हो गए, दोस्त कम होते जा रहे हैं। ये मैं इस पीढ़ी में नई चीज देख रहा हूँ कि इनके दोस्त कम होते जा रहे हैं। हमारा तो उल्टा था, डांट खाते थे कितने दोस्त कहाँ हैं, है ना। खैर जो भी है, बट हाँ ये सारी चीजें आपके पास अपने इमोशंस शेयर करने के लिए लोग कम होते जा रहे हैं। जितने कम होते हैं उतने प्रोफेशनल बढ़ेंगे। क्या आप उन्हें जाके अपने इमोशंस बताओ, इसी को कंसल्टेंसी, साइकोथेरेपी और अलग अलग फैंसी नाम दिए जाएंगे, क्योंकि ये आपकी बहुत डीपली इनग्रेन जरूरत है, आप इससे ऊपर नहीं निकल सकते। इसलिए हर धर्म ने निर्भय होने को सबसे बड़ा माना है, जो कि संभव नहीं है। कम किया जा सकता है भय को, निर्भय होना पता नहीं कोई हुआ हो तो नहीं जानता मैं, वही होंगे लोग, है ना। लेकिन हाँ निर्भय होना इसलिए सबसे बड़ी वर्च्यू मानी जाती है, क्योंकि हम सब के अंदर अच्छा सोशल सिक्योरिटी के इसलिए अरेंजमेंट चाहिए, समाज चाहिए, समुदाय चाहिए, लोग चाहिए। बात क्लियर हो रही? हमें ऐसी व्यवस्थाएं चाहिए जहां हम साथ में रह सकें। तो ये एक कारण है कि क्यों हमें एक दूसरे से स्नेह भी चाहिए। पहले की वजह से हम प्रतिस्पर्धक हैं, दूसरे की वजह से हम सहायक हैं। फिर एक और दिक्कत है कि ह्यूमन ब्रेन चूंकि बाहर डेवलप होता है तो आपको हर एक चीज सिखानी पड़ती है। जैसे लोगों ने एनिमल को सिखाना नहीं पड़ता क्या खाओ क्या नहीं खाओ, हमारे यहाँ सिखाना पड़ता है, और इसीलिए अलग अलग है, ये खाओ ये नहीं खाओ। मैं आपको अपनी बात बताऊं, और मैं सच बता रहा हूं, उस दिन मैंने कोई मैं बदमाश था और बहुत तरह की बदमाशियां करता था, लेकिन उस दिन मैंने कोई बदमाशी नहीं की थी। हमारे यहाँ कॉलोनी में एक पार्टी थी और एक पापा के कोलीग थे, वो सदर्न इंडिया के थे, वो आए थे और उनकी वाइफ, वो लोग प्योर तमिलियन ब्राह्मण। अच्छा उन्होंने सुना कि हाँ ये बच्चा बहुत नोटेरियस है, तो होता नहीं कुछ लोग वो सोशलिस्ट टाइप की महिलाएं जो है, तो वो रिफॉर्म करने के लिए मुझे शायद या जो भी था वो जो है, मैं अपना कुछ खा रहा था चिकन का वो स्टफ था, तो जो है वो आई मेरे पास, हाँ बेटा क्या खा रहे हो, मुझसे बिना पूछे जो है उसे एक टुकड़ा निकाल के खा लिया थाली से। अब जैसे ही मैंने बताया चिकन है, उसके वहीं उल्टी करना शुरू कर दिया। अब ये अपने आप में बड़ा अजीब घटना था, बड़ी अजीब घटना थी। लेकिन इतना स्ट्रांगली क्या, अभी थोड़ी देर पहले आप उसे कह रहे थे कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत डिलीशियस है, नहीं बताता तो शायद आप एक आध कौड़ और भी खाते। अब मुझे इसके बाद मेरी पिटाई करने की जरूरत नहीं, सबको लगा कि जानबूझ के इसने किया होगा कुछ। लेकिन सवाल ही है कि हमारे अलग अलग खाने के व्यवहार हो गए, हम अलग अलग स्कूल में जाते हैं अलग अलग, तो इन सब के लिए हमें एक व्यवस्था, जैसे मैं शिक्षक हूं, शिक्षक होने की पहली शर्त जो मैंने समझी इन सब सिद्धांतों से वो ये कि चाहे आप जितने भी वो हो, पढ़े नहीं पढ़े, कितने भी आप जो है, शिक्षक के अंदर एक थोड़ा सा बच्चों के लिए कंपैशन होना बहुत जरूरी है। कंपैशन होना बहुत जरूरी है, मतलब मुझे आपके हित में सोचना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि हाँ मेरा काम है बस हो जाए। क्योंकि सही समाजीकरण के लिए वो जो लिखा भी कबीर ने कि गड़ गड़ काढ़े खोट, अंदर अंदर हाथ दे बाहर मारे चोट, है ना, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है गड़ गड़ काढ़े कोट, पता नहीं अपनी पढ़ाई की नहीं है। तो अंदर से हाथ देके जब घड़ा बनाते हैं तो अंदर से हाथ देते हो ताकि टूटने पाए, और ऊपर से हल्के हल्के चोट कर रहे होते हो। तो वो समाजीकरण के लिए कि बच्चे को ये पढ़ाना है, ये बताना है शुरू से लेकर आखिरी तक, तो आपको ऐसी व्यवस्थाएं चाहिए, संस्कृति है, इन सब के लिए क्या चाहिए, स्नेह चाहिए। तो आपके अंदर प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है, आपके अंदर स्नेह और कंपैशन, करुणा स्वाभाविक है। इसलिए ये कंट्रास्ट है कि देश जब दोस्त फेल हो जाता है तो ये स्नेह वाला घटक आ जाता है, अच्छा दोस्त था यार नहीं होना चाहिए था, और जब टॉप कर जाता है तो प्रतिस्पर्धा वाला घटक होता है, भी आगे निकल जाएगा मैं पीछे रह जाऊंगा। इसलिए दोनों ही चीज जेन्युइनली होती हैं, ये दोनों ही चीज जेन्युइनली होती होंगी भी।
होंगी, इसको आपको समझ रहा है। जब आप समझ जाते हो तो आप समझ जाते हो ये आज इस समय ये वाला साइड रोल प्ले कर रहा है। तो ये पूरा मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा बताया। आपने देखा 4 चीजें आई, वही 4 चीजें आपके सिलेबस में है। 4 वेद उसी की बात करते हैं, और बड़े सारे एग्जाम्पल जो बता सकता है कि हाँ ये 4 का ही मल्टीपल क्यों। 4 ATGC हैं डीएनए वाले, तो ये कोई महासंयोग नहीं है। डोंट थिंक दीज आर कोइंसिडेंसेस। ये एक एल्गोरिथम है। देर सवेर धीरे धीरे अब लोग उस पर बहुत सारी बातें करने लगे, वो सब यहां जरूरत नहीं है। पर मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि हमारे बिहेवियर में कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन एक साथ एग्जिस्ट करता है, और उसके जेन्युइन कारण है, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये मानना कि कोई समाज बिल्कुल कॉन्फ्लिक्टियस होगा वो भी गलत है, कोई समाज बिल्कुल कोऑपरेटिव होगा वो भी गलत है, कोई बिल्कुल खराब होगा ये भी गलत है, कोई बिल्कुल अच्छा होगा ये भी गलत है। आप अच्छा या बुरा अक्सर प्रतिशतता में बताते हो, 60% अच्छा 40% बुरा, मतलब अच्छा है, मतलब अच्छा है। 70% समय ईमानदार, 30% समय बेईमान, ईमानदार आदमी। 90% ईमानदार, 10% अति ईमानदार आदमी। सो इस तरीके से प्रतिशतताओं का, ये मेरी लाइन नहीं, विवेकानंद की लाइन है कि वी डोंट डिफर इन कंटेंट, वी डिफर इन परसेंटेज। बहुत बहुत विवेकानंद जैसे कैलिबर का आदमी ही लिख सकता है इस बात को। अब ये बल्कि विवेकानंद ने तो बहुत सारी बातें जो शिकागो एड्रेस में कि हम एक्चुअली परसेंटेज में डिफर करते हैं। सिर्फ मेरे और आप में अंदर प्रतिशतता का ही है, सिर्फ कंटेंट अलग अलग नहीं है। तो ये थोड़ा सा मैं जानता था, ये मैंने जो आपका 15-20 मिनट लिया, इसको नहीं भी कहता तो भी काम चल जाता, इसकी बहुत आवश्यकता नहीं थी एग्जाम के लिहाज से। लेकिन मुझे लगा अगर आप ये थोड़ा समझेंगे तो कई बार आपको जो चीज विरोधाभासी लगती है वो विरोधाभासी होगी नहीं, फिर आपको समझे विरोध नहीं है, ऐसा होता है। ये हम 2 कंट्राडिक्शन से बने ही हुए हैं, हम बने ही इन 2 कंट्राडिक्शन से हैं। इसलिए देखिए जैसे चाइना में मुझे अच्छा लगता है वो यिन एंड यांग की बात करते हैं, 2 ऊर्जाओं की। कन्फ्यूशियस जो धर्म है वो 2 ऊर्जाओं की बात करता है कि जो प्रतिस्पर्धी, ये इन्हीं की बात हो रही, स्नेह और करुणा। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से कहा है, पर बात यही है। तो अगर आप देखें तो ये मोटा मोटा एक पृष्ठभूमि था। तो अब मैं उसी सवाल पे आता हूं जहां से मैंने बात शुरू की थी। फिर समाज क्या है, समुदाय क्या है, संगठन क्या है, किसे कहेंगे संस्थान क्या है। ये 4 शब्द हैं जिनको आपको समझना चाहिए। जब हम साथ में आके रहना शुरू हुए, जब मैंने आपको बताया खेती वगैरह शुरू हो गए और साथ में रहना शुरू किए, तो पहले छोटा रहा होगा। समुदाय अक्सर कहा जाता है उस छोटे समूह को जिसमें लोग एक दूसरे को व्यक्तिगत तौर पे जानते हो, उस छोटे समूह को जिसमें एक दूसरे को व्यक्तिगत स्तर पे जानते हो, पहले सुन लेते फिर लिखेंगे, एक दूसरे से परस्पर स्नेह हो, और जिम्मेदारियों का स्पष्ट वर्गीकरण ना हो। जैसे आप मुझसे नहीं कह सकते सर आज मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूं, क्या करूं, पर मेरा छोटा भाई मुझसे कह सकता है। वो पढ़ाई की बात भी कर सकता है, ये भी कह सकता है कि भैया पैसा दे दो, पैसा नहीं है। अब आप ये नहीं कह सकते क्योंकि यहां स्पष्ट वर्गीकरण है अधिकारों और जिम्मेदारियों का। मुझे आपको मारने का अधिकार नहीं है, उस पर है, उस पर वर्गीकरण स्पष्ट नहीं है कि क्या क्या अधिकार है। लगभग सारे अधिकार है, लगभग सारे ही कर्तव्य हैं। समुदाय उस छोटे समूह को कहते हैं जिसमें लोग एक दूसरे को व्यक्तिगत तौर पे जानते हो, व्यक्तिगत परिचय हो, वैयक्तिक परिचय हो, और अधिकारों और कर्तव्यों का स्पष्ट वर्गीकरण ना हो। स्वभावतः समुदाय तभी रहेगा जब वो छोटा रहेगा। जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी, जाहिर सी बात है वो समुदाय नहीं रह पाएगा। जैसे इस क्लास में भी अब साफ साफ दिखने लगा कि छोटे छोटे समुदाय बन गए हैं, साफ दिखता है कि छोटे छोटे समुदाय बन गए हैं। वो उनके बैठने, याददाश्त मेरी ठीक है, और इसलिए मुझे याद है कि यहाँ कैसे छोटे छोटे ग्रुप बनने लगे हैं, है ना। सो वो अलग अलग ग्रुप्स आप इकट्ठा हो रहे हैं। अब ये भी जो है एक समाज छोटे छोटे समुदाय में बटा हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ से। तो स्वाभाविक उसे अधिकार, उसे कारण उस समुदाय में सब एक दूसरे को जानते हैं। उनका व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा, आपस में बातें भी करते होंगे। तो जाहिर सी बात है वो समुदाय हमेशा स्वभावतः छोटा होगा, और जैसे ही बड़ा होगा वो छोटे छोटे उप समुदाय में बढ़ जाएगा, स्वभावतः बढ़ जाएगा। इसलिए मैकाइवर एक लेखक हैं, वो कहते हैं समुदाय के लिए साइज सबसे बड़ा फैक्टर होता है। साइज सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि कितना लोग हैं। तो एक तो ये शब्द समुदाय समझ में आ रहा है आपको।
जब समुदाय में लोग जब समुदाय में लोग एक खास उद्देश्य के साथ आए, खास उद्देश्य के साथ आए, तब आप उसे बोलते हो कि ये संगठन है, एसोसिएशन है। तो जब आप संगठन बोलते हो तो उसमें उद्देश्य स्पष्ट होता है कि इसी उद्देश्य की हम बात करेंगे, इसी उद्देश्य के लिए हम साथ में आए हुए हैं और इस वजह से हम ये काम करते हैं, तो आप उसको बोलते हो कि ये संगठन है। और संस्थान किसे कहा जाता है? संस्थान तब कहते हैं जब हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग साथ में आते हुए, बहुत सारे लोग साथ में आते हुए ये सुनिश्चित करें, बहुत सारे लोग साथ में आते हुए ये सुनिश्चित करें कि जो भी नियम है, शर्तें हैं, वो ये हैं, ये उद्देश्य। जैसे सिर्फ उद्देश्य पता हो पर नियम शर्तें ना पता हो, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहां मिलेंगे, तब आप उसको बोलोगे कि क्या है? ये संगठन है। और अगर जैसे विजन क्या है? संस्थान है, क्योंकि नियम शर्तें भी पता है कि हाँ ये नियम है, ये शर्तें हैं, ये जगह है और ये उद्देश्य है, तब आप इसको बोलते हो कि ये संस्थान है। तो ये 3-4 छोटे छोटे शब्द हैं जो आएंगे बार बार, तो मैं चाहता था पहले आपको पता होना चाहिए कि अच्छा, सामाजिक एक शब्द बहुत कॉमन है जिसको हम बहुत बार यूज करेंगे। सामाजिक का मतलब जैसे ही एक से अधिक लोग हों, एक से अधिक लोग हों, हमें कुछ व्यवहार में प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए होगी, है कि नहीं? जैसे एक से अधिक लोग हैं, मान लीजिए आप अकेले सिर्फ आप ही दिल्ली में गाड़ी चला रहे हो तो किसी ट्रैफिक नियम की जरूरत नहीं, पर अगर एक से अधिक लोग गाड़ी चला रहे हैं तो कुछ ट्रैफिक नियम तो चाहिए होगा, कुछ ट्रैफिक नियम की आवश्यकता होगी। तो ये जो ट्रैफिक नियम की आवश्यकता होगी, इसी को आप बोलते हो कि सामाजिक नियम है। तो सामाजिक का मतलब एक से अधिक व्यक्ति एक दिए गए तरीके से एक दूसरे से इंटरैक्ट करें, एक दिए गए तरीके से एक दूसरे से व्यवहार करें, समव्यवहार करें, तो उसको सामाजिक बोलेंगे। जैसे कि अगर जरूरी नहीं कि दूसरा व्यक्ति वहां हो ही, उदाहरण के लिए आप चांद देखो, सिर्फ चांद देख रहे हो, क्या है वो? एक भौतिक घटना, आप चांद देख रहे हो और चांद देख के किसी की याद आ रही है, सामाजिक घटना है, वो एक सामाजिक घटना है। एक पक्ष जुड़ गया वहां पर, वो एक पक्ष जुड़ गया और आपको मालूम है चांद देखने जो से ये हो सकता है, तो एक चेन बन गई कि नहीं? तो इसको जो है आप कह सकते हो कि सामाजिक से क्या शुद्ध। अगली बार जब मैं सामाजिक, इनफैक्ट आपका एथिक्स का ताना बाना भी इसी से जुड़ा हुआ है, जरा इसको भी ध्यान समझिए। यही थोड़ा समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि लोग साथ में आ रहे हैं तो कुछ नियम चाहिए। नियम का होना काफी नहीं है, यह भी जरूरी कि लोग नियम का पालन करें। नियम का पालन कैसे कर सकते हैं लोग? नियम का पालन कैसे कर सकते हैं? जो लोग पालन करें उनको आप पुरस्कृत करिए, जो ना पालन करें उनको दंडित करिए। यही तो न्याय प्रक्रिया है, यही न्याय प्रक्रिया। और अगर आप व्यक्ति को आप ऐसा कुछ समझा दें कि नियमों का पालन करना सबके हित में है, सभी को नियम का पालन करना चाहिए, नियम का पालन करना अच्छा है, नियम का पालन करना ना पालन करना खराब है, यही आपका नैतिकता है, यही आपकी नैतिकता। ये पूरा ताना बाना इसी को बोलते हो नीति शास्त्र है। सो एथिक्स क्या है? एथिक्स अपने आप में कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं है, यह सुनिश्चित करना कि दिया गया समाज कैसे चल पाएगा, जो दिया गया समाज वो कैसे चल पाएगा, उसी को आप बोलते हो कि ये एथिकल फ्रेमवर्क है उस समाज का। तो ये कुछ मोटे मोटे शब्द हैं, मैं चाहूंगा थोड़ा थोड़ा इसको साथ में लिखते चलें, वही मैं चिन्हित भी करता चलूंगा कि ये शब्द हैं जिनको आप ध्यान रखें। आप लिख सकते हैं कि समाज से आशय, समाज से आशय, समाज से आशय, समाज से आशय, से आशय व्यक्तियों के उस समूह से है, व्यक्तियों के उस समूह से है जो जो दिए गए, जो दिए गए नियमों के अंतर्गत सामाजिक समव्यवहार करते हुए, सामाजिक समव्यवहार करते हुए, सामाजिक समव्यवहार करते हुए, सामाजिक समव्यवहार करते हुए जीवन को संभव बनाता है, जीवन को संभव बनाता है,
सामाजिक संव्यवहार करते हुए जीवन को संभव बनाता है। अच्छा, अगर नियम वगैरह ना तो उसको भीड़ कहेंगे। भीड़ और समाज में ही अंतर है। भीड़ वो होती है जहां पे कोई नियम नहीं हो, नियम अपने आप बन रहे होते हैं। समाज वस्तुतः समाज वस्तुतः विभिन्न समाज वस्तुतः विभिन्न समुदायों समाज वस्तुतः विभिन्न समुदायों, संगठनों, विभिन्न समुदायों, संगठनों एवं संस्थानों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक निश्चित प्रकार की सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था भी होती है। एक निश्चित प्रकार की सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था भी होती है। एक एक लाइन में चाहे तो एक एक बार लिख सकते हैं। समुदाय से आशय उस छोटे समूह से है, समुदाय से आशय उस छोटे समूह से है, समुदाय से आशय उस छोटे समूह से है जिसमें सदस्यों के मध्य छोटे समूह से है जिसमें सदस्यों के मध्य परस्पर वैयक्तिक परिचय होते हुए या व्यक्तिगत परिचय होते हुए वैयक्तिक परिचय होते हुए वैयक्तिक परिचय होते हुए अधिकारों एवं कर्तव्यों का स्पष्ट वर्गीकरण नहीं होता। स्पष्ट वर्गीकरण नहीं होता। जैसे परिवार क्या है, एक तरह से समुदाय के रूप में काम कर रहा है। जाति व्यवस्था को कई गांव में हम समुदाय के रूप में देखते हैं। जो छोटे जो गांव हर गांव में जो है वहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी हैं, तो उसको आप जो है समुदाय के रूप में देखते हो। देखिए, जो वर्ण व्यवस्था वो अलग चीज हो गई, लेकिन जाति बोलते हैं जो एक गांव में पाई जाती है उसको, तो आगे समझेंगे उसको क्या आशय है। लोकलाइज जो होता है उसको जाति बोलते हैं। तो जैसे आप दुबे चौबे बोलोगे तो जाति है, और ब्राह्मण बोलोगे तो वर्ण व्यवस्था है। तो वो अंतर समझेंगे, और इसीलिए कहा जाता है कि जाति समुदाय है। परिवार जो पट्टीदारी बोलते हैं आप, जिसको खानदान बोलते हैं, वो समुदाय है, एक दूसरे को जानते हैं लोग वहां पर। तो साइज बहुत मैटर करता है। दूसरा, संगठन से आशय, अगले पैराग्राफ से, संगठन से आशय। देखिए, ये सब शब्द आपसे पूछेंगे नहीं वो, लेकिन इन शब्दों को अगर आप ठीक से परिभाषित कर लेते हैं तो शायद बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। संगठन से आशय लोगों के उस समूह से है जिसके अंतर्गत दिए गए उद्देश्यों, एक भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं, दिए गए उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सामाजिक समव्यवहार सुनिश्चित किया जाता है। यद्यपि नियमों एवं शर्तों के प्रति स्पष्टता नहीं होती है।
नियमों एवं शर्तों में स्पष्टता नहीं होती। तो तमाम राजनीतिक दल क्या है? संगठन है, स्पष्टता नहीं होती। संस्थान से आशय उस व्यवस्था से है जिसमें, संस्थान से आशय उस व्यवस्था से है जिसमें, संस्थान से आशय उस व्यवस्था से है जिसमें, उस व्यवस्था से है जिसमें पूर्व निर्धारित नियमों, पूर्व निर्धारित नियमों के अंतर्गत, पूर्व निर्धारित नियमों के अंतर्गत दिए गए उद्देश्यों की प्राप्ति, दिए गए उद्देश्यों की प्राप्ति, दिए गए उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सामाजिक समव्यवहार सुनिश्चित किया जाता है। अच्छा, ये मूर्त भी हो सकते हैं, अमूर्त भी हो सकते हैं। जैसे विजन एक संस्थान है जो मूर्त भी है, विवाह एक संस्थान है जो अमूर्त है, वैसे कोई उसकी बिल्डिंग नहीं है, लेकिन वहां पे भी नियम पहले से निर्धारित है और उद्देश्य भी पहले से निर्धारित है। तो इसको आप संस्थान बोलेंगे। चाहे तो लिख सकते हैं यह संस्थान मूर्त या अमूर्त दोनों प्रकार से हो सकते हैं। यह संस्थान मूर्त या अमूर्त दोनों प्रकार के हो सकते हैं। मूर्त या अमूर्त दोनों प्रकार के हो सकते हैं। दीपांशु कह रहे सर, यू डिड नॉट रिस्पॉन्ड ऑन माई क्वेश्चन, प्लीज क्लियर इट। इज माई क्वेश्चन रिलेवेंट और रिलेवेंट? दीपा, क्या क्वेश्चन है भाई? Why we need love? I didn't understand, sir. I told you कि हम सब सोशल सिक्योरिटी चाहते हैं, सोशल सिक्योरिटी चाहते हैं। हम सब चाहते हैं सामाजिक रूप से कोई आसपास में रहे, साथ में रहे, जिससे हम अपनी बातें शेयर कर पाए। तो वो जो है एक, और वो इसलिए क्योंकि वो हमारा मेकअप है, वो हमारा सोशल मेकअप है उस तरह का, क्योंकि जो इन सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है वो बहुत डीपली इनग्रेन्ड है। जो हमारे अंदर सामाजिक सुरक्षा की भावना वो बहुत गहरे में है। इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था बने जिसके माध्यम से, तो ऐसा नहीं है कि आपका क्वेश्चन इररिलेवेंट है, शायद ये सबसे रिलेवेंट सवाल हो सकता है, इससे बड़ा कोई सवाल नहीं हो सकता। बट हाँ देखो लेकिन जो है इसमें कहीं दो मत नहीं है कि अच्छा, जब हम लव बोलते हैं तो उसका भी अपना 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 इंटरप्रिटेशन है। इनफैक्ट आई डोंट नो किसने लिखा, पर लाइन बहुत अच्छी है कि लफ्ज़ मोहब्बत का अदना सा फसाना है, सिमटे तो आशिक दिल, फैले तो जमाना है। गौतम बुद्ध के लिए पूरी दुनिया थी, गौतम बुद्ध की जो करुणा है वो भी तो वही है, और जो मजनू का प्यार है वो भी वही है। फर्क है, एक में इंडिविजुअलिस्टिक है, एक में पूरी दुनिया है। तो वो करुणा या जो अफेक्शन है, जो हमारी सबकी जरूरत है, उसी को आप अलग अलग नाम देते हो, अलग अलग नाम देते हो। कोई इस तरह से बोलता है, किसी के लिए बहुत व्यक्तिक हो जाता है, तो उसके लिए शायद वो पूरी दुनिया उस व्यक्ति में समा जाती है, यू नो, या उल्टा भी होता होगा जिसके लिए हर व्यक्ति उस पूरी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। पर ये हम सब की जरूरत है और हम सब इससे ड्वेल करते हैं, इसलिए मुझे तो नहीं लगता है कि ये रिलेवेंट सवाल है। पर हाँ, एग्जाम के लिहाज से हम इसको थोड़ा ओवरलुक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ये पूछा होता है कि इज माई क्वेश्चन इज रिलेवेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं जरूर बोलता हाँ कि शायद एग्जाम में उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन दिस इज परहैप्स द मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन। सर, सोसाइटी में वर्क फ्रॉम होम, टायर 2 सिटीज में मोबाइल पर इसका क्वेश्चन को अब इस पे आएंगे, इस पे धीरे धीरे बात करेंगे। जब वहां पर आएंगे, समाज में क्या परिवर्तन हो रहा है, वैश्वीकरण का क्या प्रभाव आया है, क्या समाज की जरूरत हमारी मेंटल कंडीशंस हैं? बिल्कुल, इसीलिए हम उसमें बहुत कुछ कर नहीं सकते। आप चाहे जहां भी रहेंगे, जिस भी फॉर्मेट में रहेंगे, समाज आपको हमेशा मिलेगा, उसके तरीके बदल सकते हैं सिर्फ। इसके अलावा क्या समाज की जरूरत अच्छा,
सो ह्यूमन इमोशंस भी मेंटल कंडीशंस हैं बाय एंड लार्ज। जो आपके इमोशंस हैं क्या, जितना भी इस पे जितना भी काम किया गया है साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, कि इमोशंस क्या होते हैं, इमोशंस हमारे मेंटल कंडीशंस का मैनिफेस्टेशन है, इंटेंस मैनिफेस्टेशन है। इसलिए आपको वो कॉन्टिन्यूस चूंकि चल रहा होता है, इसलिए आप उसको ई डैश मोशन, वहां से वो शब्द है। तो इमोशन जो है वो हम सबका एक मेंटल रिफ्लेक्शन है, और सभी के साथ होता है। कोई कहे मैं इमोशनल नहीं हूं, वो खुद अपने आप में इमोशनल है बोल के कि मैं इमोशनल नहीं हूं। इससे बड़ा इमोशनल स्टेटमेंट नहीं हो सकता कि मैं इमोशनल नहीं हूं। प्रैग्मेटिज्म भी तो एक इमोशन ही है, प्रैग्मेटिज्म भी एक इमोशन है, ऐसा वो भी तो एक तरह का इमोशन है। पर हाँ, ये जरूर है कि इसकी डिग्री वैरी करती है सिचुएशंस पे, सर्कमस्टेंसेस पे। इसमें सिगमंड फ्रायड ने बहुत काम किया है। और आपके जितने भी इमोशंस हैं वो दरअसल क्या होता है, सिगमंड फ्रायड ये कहते हैं कि हमारे अंदर तमाम ईड होती है। जैसे हम क्या हैं, अगर मैं आपको बताऊं हम सब लोग क्या हैं उसको समझने के लिए, एक तो मेरे अंदर एक सुनील है, मेरे अंदर दो आदमी है। एक है जिसका कोई नाम नहीं है, वो सिर्फ इंसान है, और फिर एक है जो सुनील है, जो समाज ने दिया है। वो धर्म, वो नाम, जैसे सुनील कहते ही क्या दिमाग में आ रहा है, हिंदी, हिंदू आ रहा है कि नहीं। तो अब एक तो मेरे अंदर, अच्छा मैं अगर कहीं आइलैंड में होता, कोई नाम नहीं दे, तो मैं जैसा होता, जहां कोई नियम नहीं थे, कोई शर्त नहीं थी, कुछ नहीं था, वो मेरा ईड है। और फिर समाज ने मुझे कुछ बताया है, मैं हिंदू हूं, मैं ये हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं ये हूं। उन दोनों का द्वंद्व चलता है हमेशा हमारे अंदर। तो मान लीजिए क्लास है, मैं क्लास में आ रहा हूं, सुबह रात में देर से पहुंचा था, सुबह उठा हूं, सर दर्द हो रहा है, प्लस जो है मैं बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं क्लास में, पर यहां तो अब मैं गुस्सा तो नहीं कर सकता। तो वो जो गुस्सा था वो गया कहां, वो कहते हैं अंदर छुप गया। सिगमंड फ्रायड कहते हैं वो अंदर सप्रेस हो गया। और जैसे मैं कहीं भी किसी को मारता दिखूंगा एक दूसरे को ना, वो गुस्सा निकलेगा। इसीलिए जितना आपकी सभ्य समाज होते जाते हैं, स्पोर्ट्स उतना वायलेंट होता जाता है। अगर फुटबॉल का मैच नहीं होता तो ज्यादा युद्ध होते, स्पोर्ट्स उतना वायलेंट हो जाता है। तो WWE, इसीलिए बहुत पहले मैंने पढ़ा था, बहुत पहले का मतलब 1992-93 में एक राइटर ने न्यूज़पेपर में लिखा था, दैनिक भास्कर में, कि आने वाले टाइम में WWE जैसी चीज इंडिया में भी होगी। कुश्ती को तो हम इमेजिन भी नहीं कर रहे थे उस समय, क्योंकि जितना आप सब होते जाएंगे आपका स्पोर्ट उतना, स्पोर्ट से कैथारसिस होते। अपने कभी आपको क्या मजा रहा, दो लोग लड़ रहे हैं, आप अपने अंदर की लड़ाई निकाल रहे हो, जो आप गाली देना चाह रहे थे नहीं दे पाए थे ना, ये वहां निकल रही है। ये जब चीजें इंटेंस हो जाती है, इसी को आप बोलते हो इमोशंस। सो इमोशंस हमारी मेंटल कंडीशंस है, इन अ वे सप्रेस्ड डीड है। तो हम सब, इसीलिए बहुत सारे ऑफिसेज में तो अब है, बहुत सारे एमएनसीज में कमरा होता है अलग से, जहां पे आप जिसकी चाहे फोटो लगा सकते हो और जो चाहे बोल सकते हो। वो अलग से निकालते हैं उस चीज के लिए, किसको कैथारसिस पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि बॉस को गाली देने का मन है, यू आर सो राइट। तो वो क्या हो रहा है, वो सप्रेस हो रहा है अंदर। ऐसा नहीं कि वो कहीं चला जाता है, वो अंदर है, और उसको वेंटिलेट करने के अगर रास्ते नहीं निकलते तो आपको, इसलिए आप देखिए कहीं बड़ा अपसेट बिहेवियर करते हो आप, आपको खुद समझ आता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मैं ऐसा कैसे बिहेव कर रहा हूं। और ये कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट दुनिया में बहुत बड़ा नाम है गेम थ्योरी में, जॉन नैश गेम थ्योरी के माने, उनसे पूछा गया था कि आपके हिसाब से अगर आपको एक डेयर दिया जाए जिसको आप हमेशा करना चाहते थे, तो उनका था मैं उसी क्लास में अल्कोहल पीना चाहता हूं जिसमें पढ़ाता था। अब देखिए सप्रेस डीड है, कुछ रहा होगा दिमाग में, कहीं फंस गया होगा। सो अलग अलग वो, और वो आप सबके अंदर है। इसलिए पूरी थ्योरी है सिगमंड फ्रायड की कि अगर हम उसको वेंटिलेट करा ले जाएं तो लोगों को मेंटल डिसऑर्डर से बचा सकते हैं। आज क्या हो रहा है कि तो जितना भी हमारा वो जो ईड, सुपर ईगो जिसको आप बोलते हो, तो हमारे, मेरा जैसे मैं सुबह उठाऊंगा तो मैंने सोचा कौन सी शर्ट पहननी है, तो मान लीजिए मेरा मन किया लाल रंग की शर्ट पहनने का, ईड कह रहा है यार लाल रंग की शर्ट पहनते हैं। सुबह पागल हो, शिक्षक हो तो अच्छा हाँ यार ठीक है, पहन लिया आप डल कलर कोई सा भी। अब ये लाल रंग रख गया अंदर, जैसे ही गोवा जाऊंगा पहले लाल रंग की शर्ट पहनूंगा। कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है कि बिहेवियर कहां से आया। अगर कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा होता, रिकॉर्ड पे रखता, तो एग्जैक्टली देख पाता है बिहेवियर कहां से आया। ये उस दिन की लाल रंग की शर्ट ना पहनने का वो कंपनसेशन है। इसलिए हर व्यवस्था में कार्निवल्स होते हैं। होली क्या है, वेंटिलेशन है।
तमाम कहीं पे कोई टमाटर फेंक रहा है, कोई रंग फेंक रहा है, हर समाज में कुछ ना कुछ है, जितने भी कार्निवल्स होते हैं। तो वो सब इसलिए ताकि वो वेंटिलेट हो जाए। तो ऐसा नहीं समाज एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसने सभी घटकों को देखा है, समझा है। जब ये ईद बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई होती है तो आप देखते हो कि इमोशनल स्विंग्स होते हैं लोग, और जो है, तो ये सारी रीजंस हैं कि कैसा क्यों होता है। हालांकि जो आपका क्वेश्चन है कि हाँ बिल्कुल, तो मोटा मोटा अगर हम कहें तो ऐसा नहीं कि ह्यूमन बिहेवियर में एलिमेंट ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, प्रेडिक्टेबिलिटी है, लेकिन वो है कि कुछ चीजें हमें इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि हम उसको डिकोड नहीं कर पा रहे। तो सिगमंड फ्रॉइड की तो पूरी थ्योरी है, और बहुत सारे इनफैक्ट आपके सपने भी, पूरी किताब है, कभी पढ़िएगा, इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम। आपके सपने, अभी सब मत पढ़िए, अभी तो एनसीईआरटी पढ़िए, वहां पे बहुत कुछ आपके सपने ऐसा नहीं बहुत वियर्ड हैं। जो सब कुछ ईड में था, पहली कोशिश होती है सपने के माध्यम से वेंटिलेट करने की पहले। अब इसीलिए जो है, इनफैक्ट मुझे आज अभी तक का सबसे वियर्ड सपना जो मेरा याद है, मैंने एक बार देखा था पार्ले जी की बारिश हो रही है, तो वो सबसे वियर्ड सपना था। वो कभी रहा को पार्ले जी खाने का मन होगा, बारिश में हो रही होगी, कुछ चीजों को जोड़ दिया मैंने दिमाग में, तो पार्ले जी की बारिश हो रही थी उस दिन दिमाग सपनों में। अब और ये कोई मतलब बच्चों का सपना नहीं, आई वॉज ग्रोन अप, तब ये सपना आया। तो मुझे चूंकि सिगमंड फ्रॉइड पढ़ा हुआ था तो मुझे समझ में अच्छा ये कहीं कुछ फंसा रहा होगा, कोई सप्रेस रहा होगा जो वेंटिलेट हो गया, आज निकल आया। तो आपके सपने अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो बताते हैं जो चीजें आपके दिमाग में कहीं चल रही होती हैं। तो वो सब तरीके हैं वो जिसके माध्यम से हमारा मेंटल, दैट्स व्हाई आपका ये, आपको पता है मंकी का ड्राई वेट 2.5 पाउंड होता है। गोरिल्ला का ड्राई वेट का मतलब अगर पूरा पानी दिमाग से निकाल दिया जाए तो 2.5 पाउंड मंकी का है, 2.6 पाउंड गोरिल्ला का है, और 2.75 पाउंड होमोसैपियंस का है। मंकी के सामने आप शीशा रखिए तो सोचेगा कि दूसरा मंकी है, गोरिल्ला के सामने शीशा रखिए तो जानेगा कि मैं हूं, और होमोसैपियंस के सामने शीशा रखिएगा तो उससे कंघी भी कर लेगा, कंघी भी कर लेगा। ये अंतर सिर्फ क्वार्टर पाउंड्स की वजह से आया है। सो दिस क्वार्टर हैज मेड दिस डिफरेंस। क्वार्टर हमेशा डिफरेंस क्रिएट करता है। इट वॉज दिस क्वार्टर विच, मैं कुछ और नहीं बोल रहा हूं, आप जो है, तो अगर आप देखिए ये क्वार्टर की वजह से इतना, सिर्फ क्वार्टर पाउंड की से इतना डिफरेंस आ गया। ये जो जितना डिफरेंस दिख रहा है, ब्रेन अपने आप में सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जो ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स बने हुए, न्यूरॉन्स, एक्सॉन्स, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम। इनफैक्ट अभी मैं एक नोबेल लॉरेट है फिजिक्स के, उनसे पूछा गया दुनिया की जो सबसे अजूबी चीज, तो उन्होंने कहा एक तो बाहर यूनिवर्स और दूसरा अंदर ब्रेन, और दोनों एक जैसे हैं। बहुत सारे लिंक्स हैं जो दिखते नहीं, ट्रिलियंस ऑफ लिंक्स हैं, जो इसको एक्सॉन आप बोलते हो ना, ट्रिलियंस ऑफ एक्सॉन्स हैं आपके दिमाग में। एक्सॉन आप जानते हो जो सेल्स होती हैं। सो वो अपने अपने कमाल की चीज है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, और इसलिए बहुत मिस्ट्री है। शायद हम सब उतना अच्छा उसको कभी समझ भी नहीं पाएंगे, हमारी अपनी लिमिटेशन भी है समझने की। ये भी बहुत जरूरी है कि हम किस चीज को कितना समझते हैं, 2D 3D 4D, इससे ज्यादा तो नहीं ना। और कोई चीज अगर 4D के बियॉन्ड है तब, जैसे चींटी को हाइट का अंदाजा नहीं लगता, चींटी सिर्फ लेंथ और विड्थ समझती है। तो चींटी के सामने मैं खड़ा रहूं, खली दोनों की हाइट बराबर रहेगी। ये प्रॉब्लम चींटी की कि हमारी है? चींटी की। ऐसे आपके साथ जो जिसको आप सोचते हो कि चीज एग्जिस्ट नहीं करती, गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, क्या पता आपके डायमेंशंस के बियॉन्ड है वो। इसीलिए द बेस्ट एक्सप्लेनेशन इज नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, पर नहीं है, ये कहना गड़बड़ है। उस पर हम आएंगे, बात समझेंगे कि हाउ योर अप्रोच शुड बी साइंटिफिक। दिस कॉल्ड निगेशन ऑफ निगेशन। तो चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे कृष्णमूर्ति, सब ने यही बात कही है आज तक कि ज्यादा ज्यादा ये कहा जा सकता है कि ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, इसके आगे नहीं पता, उसके आगे नहीं पता। एक ईमानदार आदमी तो यही कहेगा ना, इसके बाद नहीं पता भाई मुझे, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो खैर मोटा मोटा ये है कि हमारे इमोशंस कैसे प्ले करते हैं, क्या उसके रोल है, पूरा एक कंटेक्स्ट था। चूंकि क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने उसका जवाब दिया। मोटा मोटा आपको ये देखिए, मैं फिर कहूंगा कि आपसे संस्थान, अगर संस्थान पूछते तो उसकी और आधिकारिक परिभाषा लिखी जाती। या तो सिर्फ समझने के लिहाज से संस्थान किसे कहेंगे, जिसमें पहले से पूर्व निर्धारित नियम हो, उद्देश्य स्पष्ट हो, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियम बनाए गए हैं, उसको आप संस्थान बोलोगे।
संगठन किसको बोलेंगे? जहां उद्देश्य तो है पर नियम बहुत स्पष्ट नहीं है। समुदाय किसको बोलेंगे? जहां ना नियम है ना उद्देश्य है, वो सब कुछ बहुत डिफ्यूज्ड है, बहुत घुला मिला है, उसको आप बोलोगे समुदाय। इन सब की मल्टीप्लिसिटी को आप बोलते हो ये समाज है। ठीक, आगे आप लिख सकते हो कि एक लाइन हमने ऊपर यूज की, उसको भी लिख लेते हैं। सामाजिक न्याय से आशय, सामाजिक नियंत्रण से आशय, सामाजिक नियंत्रण से आशय, सामाजिक नियंत्रण से आशय, सामाजिक नियंत्रण से आशय उस व्यवस्था से है, सामाजिक नियंत्रण से आशय उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत नियम अनुपालन को पुरस्कृत करते हुए, नियम अनुपालन को पुरस्कृत करते हुए तथा नियम अवहेलना को दंडित करते हुए, नियम अवहेलना को दंडित करते हुए, अवहेलना को दंडित करते हुए, नियम अवहेलना को दंडित करते हुए नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाता है। नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाता है। जो सामाजिक जीवन हेतु एक अनिवार्य घटक है। तो जब आपको नहीं पता होगा कैसे बिहेव करना तो कैसे काम चलेगा? जो सामाजिक जीवन के लिए एक अनिवार्य घटक है। जब आप जानते हो कि यहाँ क्लास होगी, यहाँ बैठना है, ऐसे बैठना है, मुझे मालूम है ऐसे बिहेव करना है, तो हर बार आप पूछ थोड़ा रहे मुझसे, ऐसा तो नहीं कि हर दिन फोन करते हो सर आज क्लास है कि नहीं। आप मान के चल रहे हो क्लास है। आप सोचिए एक दिन आप आए हो मैं नहीं आया, अगले दिन आप आए मैं नहीं आया, तीसरे दिन आप पूछोगे सर आऊं कि नहीं आऊं। तो इसलिए जरूरी है कि जो अनुपालन ना करे उसको दंडित किया जाए, जो अनुपालन करे उसे पुरस्कृत किया जाए। तो उससे क्या होगा, जो प्रेडिक्टेबिलिटी है, जो अनुमान है वो बना रहेगा। और अनुमान अगर बना रहेगा, नहीं तो हर आदमी हर चीज पूछेगा हर एक से कि शिक्षक को कैसे बिहेव करना चाहिए, विद्यार्थी को कैसे बिहेव करना चाहिए, तो क्योस क्रिएट हो जाएगा। इसलिए हमें कुछ पूर्व निर्धारित नियम चाहिए और यह भी जरूरी कि सभी उस नियमों को माने। और वो नियम तभी माने जाएंगे जब सभी के बेहतर के लिए होंगे। यही सब आप नीति शास्त्र में पढ़ते हो कि हाँ नियम कैसे बनाए जाने चाहिए, उसका क्या घटक होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो ये बात रही कि हाँ क्या है, मोटा मोटा बेसिक शब्द जब बात करते हैं, हालांकि और भी शब्द आते रहेंगे लेकिन ये कुछ बेसिक शब्द थे जो आपको पता होने चाहिए। और आप जानते हो अब कि प्रतिस्पर्धा और सहयोग या करुणा ये दोनों ही हमारे स्वभाव हैं और दोनों सहअस्तित्व में है, दोनों सहअस्तित्व में है। अगर कोई बहुत ज्यादा जिसमें करुणा प्रभावी हो जाती है वो गौतम बुद्ध बन जाता है, जिसमें प्रतिस्पर्धा प्रभावी होती है वो हिटलर बन जाता है। ये बात प्रतिसत्ताओं का ही है, सिर्फ प्रतिसत्ताओं का ही है। और इसलिए जो है ये समझना बहुत जरूरी है कि हाँ ये हमारे स्वाभाविक गुणों में है। अब मोटा मोटा ये बात क्लियर हो गई। अब अगर हम पहले टॉपिक पे आए कि भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या, क्या समय हो गया? अच्छा, अभी तो मुझे लग रहा था आई वॉज जस्ट गेटिंग वार्म्ड अप नाउ कि हाँ बात हो सकती है। ऑलराइट, चलिए कोई नहीं, फिर अगली क्लास में बात करेंगे कि भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। और अगली क्लास में थोड़ी सी बात हम करेंगे जाति व्यवस्था के बारे में, और अगर समय मिला इवन तो जनजातियों इत्यादि के बारे में। थैंक यू।